हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि हमारा एटम हमें कैसा दिखता है हम वो पता करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चे, तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे साइंटिस्ट थे डाल्टन, तो डाल्टन ने कहा था कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते। ओके, बट बाद में क्या हुआ, बाद में जब हमने एटम को तोड़ के देखा ना, तो हमें एटम से 3 चीजें मिली। वो 3 चीजें क्या थी? वो 3 चीजें थी बच्चे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए इनके बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे कि हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन था वो हमारे एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे। क्या थे? हमारे एटम के अंदर एक नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल थे जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते थे। ओके, अब हमारा जो दूसरी हमें जो चीज मिली बच्चे वो थी प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या थे? प्रोटॉन स्टूडेंट हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे जो कि हमें न्यूक्लियस के अंदर मिले थे। तो न्यूक्लियस के अंदर बच्चे हमें प्रोटॉन मिले थे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट चीज हमें मिली, तीसरी चीज, वो था न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या था बच्चे? न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं था, ना ही उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज था, ना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज था। न्यूट्रॉन न्यूट्रल था और न्यूट्रॉन भी हमें न्यूक्लियस के अंदर मिला था। ओके स्टूडेंट, अब हम देखेंगे, इसे मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चे कि ये जो हमारे एटम्स है ना, जो बीच में हैं, ये क्या कर रहे हैं बच्चे? ये मेरे न्यूक्लियस के अंदर है। कहाँ है बच्चे? ये न्यूक्लियस के अंदर ये हमें मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस के अंदर। ओके, तो ये वाले जो हमारे एटम है, जैसे रेड बॉल होगी, ब्लू बॉल होगी, ये हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलती है। तो रेड बॉल मान लिया बच्चे हमने कि जो हमारी रेड बॉल है वो क्या है बच्चे? वो प्रोटॉन है। क्या है? रेड वाली मैंने लिख दी बच्चे कि ये क्या है बच्चों? प्रोटॉन है। तो जो हमारी रेड बॉल है वो मैंने आपको बोल दिया प्रोटॉन है, और जो हमारी ब्लू कलर की बॉल है बच्चे वो है हमारा न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां हमें क्या दिख रहा है? और ये है हमारा बच्चे बीच में ये न्यूक्लियस है, जो मैंने ड्रॉ कर रखा है ना, एक छोटा सा सर्कल, ये न्यूक्लियस है। तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो रेड कलर की बॉल है वो प्रोटॉन है और ब्लू कलर की बॉल है हमारी न्यूट्रॉन। तो यहां से हमें दिख गया ना कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और मैंने बताया था कि जो प्रोटॉन होते हैं उनके पास प्लस चार्ज होता है बच्चे, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर प्लस। तो प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता। जो नीली वाली बॉल है ना, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बच्चे ये वाले जो घूम रहे हैं, ये वाले जो हमारी बॉल्स हैं छोटी छोटी जो घूम रही हैं बच्चे, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। क्या है बच्चे? इन्हें हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्यारे बच्चों। क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। ओके ना, और ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट हमारे नेगेटिव चार्ज होते हैं। कौन से होते हैं? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो रेड वाले को मैं बच्चे प्रोटॉन लिख देता हूं और जो ब्लू वाले हैं वो न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा एटम होता है उसके अंदर चार्ज कहां से आता है या कैसे डेवलप होता है बच्चे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बारे में। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हम कोई कंघी अपने सर के ऊपर रब करते हैं और उस कंघी को छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वो कंघी क्या करती है बच्चे? उन टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगती है, अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमने कंघी को अपने सर पे रब किया ना,
तो उसमें एक चार्ज आ जाता है। मान लो वो चार्ज था पॉजिटिव, मान लो कि इस कंघी के ऊपर जो चार्ज आ गया बच्चों वो था पॉजिटिव, और अगर ये पेपर इस कंघी पे चिपक रहे हैं यानी कि इस कंघी पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इन पेपर पे जो चार्ज होगा वो उसका उल्टा होगा, अपोजिट चार्ज होगा, तभी तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं बच्चे वो एक दूसरे को खींचते हैं, तो इसलिए पेपर के ऊपर जो चार्ज होगा बच्चों वो नेगेटिव होगा। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारे जो कॉम्ब यानी कि कंघी के जो पार्टिकल्स हैं यानी कि कंघी के जो एटम्स हैं, अगर मैं उनको क्या करूंगा, रब करूंगा, तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, जिसके कारण वो पेपर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं बच्चे, अट्रैक्ट करते हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं, यानी कि जो कंघी के एटम हैं और पेपर के एटम्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके ऊपर अपोजिट चार्ज होते हैं। और बच्चों इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहां पे जो अट्रैक्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के कारण हो रहा है, तो इसलिए इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी वो हम जानेंगे। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन था स्टूडेंट, उसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी बच्चे, जे थॉमसन जी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज अपने एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से की, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था बच्चे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था, जिसके कारण इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। बच्चे अब हम जानेंगे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था जिसकी वजह से जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो आइए जानते हैं। तो जो हमारे जे थॉमसन जी जो साइंटिस्ट थे स्टूडेंट, उन्होंने क्या करा, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। बच्चे ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, क्या है ये, डिस्चार्ज ट्यूब। ये है बच्चों हमारी डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने क्या करा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस डाल दी। क्या डाल दी, इसके अंदर गैस डाल दी, और इसके अंदर दो चीजें हैं बच्चे, एक है हमारा कैथोड, ये क्या है बच्चों हमारा कैथोड, और ये जो दूसरा वाला है बच्चे दैट विल बी आवर एनोड। क्या है यहां पे हमारा, ये जो दूसरा वाला पॉइंट्स है ये है हमारे एनोड, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था बच्चे, जो हमारे जे थॉमसन थे उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या ली, एक गैस ली, उसे हाई वोल्टेज दी, मतलब उसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। इसके अंदर जो गैस थी उसे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी, मतलब हाई वोल्टेज दी, और इसका प्रेशर लो रखा। तो उन्हें देखने को मिला कि जो कैथोड है ना, इस कैथोड से छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स निकले, और वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक रे बना रहे थे। जैसे कि आपको दिख रहा है ना, इस कैथोड से छोटे छोटे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं और एक रे बना रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस रे का नाम दिया कैथोड रे। क्या नाम दिया, कैथोड रे। और इन्होंने कहा कि ये कैथोड रे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बन रहे हैं, और उन्होंने उस नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो इस तरीके से हमारे जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो ये जो हमारी रे है ना बच्चे, कैथोड रे, ये इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है बच्चे। किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रही है, ठीक है ना। तो इसको क्या दिया, ये जो नेगेटिव चार्ज है बच्चे वो एक इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हमारा ये प्रूव होता है कि ये जो कैथोड रे है वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बन रही है। अब बात कर लेते हैं बच्चे
कि इलेक्ट्रॉन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब हम इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ बातें करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, मैंने बताया था ये क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनके अंदर नेगेटिव चार्ज होता है। अब बात कर लेते हैं बच्चे कि इनके अंदर चार्ज कितना होता है। जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है प्यारे बच्चों, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम। ओके, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम इनका चार्ज होता है, ठीक है ना। जो कि क्या है बच्चे, काफी ज्यादा छोटा है ना ये चार्ज, 10 की पावर माइनस 19, तो ये छोटा चार्ज है। ओके, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, वो होता है बच्चे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम बोल सकते हैं बच्चे। कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम, जो कि बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है बच्चे। क्या है, बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है। ओके, तो ये होता है हमारा चार्ज, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, जो कि है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 ग्राम। अब हम बात करेंगे बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जो हमारे प्रोटॉन थे बच्चे, उनकी डिस्कवरी की थी किसने, ई गोल्डस्टीन। किसने की थी स्टूडेंट, ई गोल्डस्टीन, हमारे एक साइंटिस्ट थे, है ना। उन्होंने क्या किया था बच्चे, उन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी। अब आइए जानते हैं कैसे की। तो स्टूडेंट उन्होंने भी यही किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में क्या करा बच्चे, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस ली और उस गैस को क्या दिया, हाई वोल्टेज दिया। क्या दिया, हाई वोल्टेज, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी और लो प्रेशर दिया। तो उन्होंने देखा कि जो उस डिस्चार्ज ट्यूब का एनोड है, क्या है, एनोड, तो उस एनोड से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे थे और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक रे बना रहे थे जिनका नाम उन्होंने रखा एनोड रेज, और उस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का नाम रखा बच्चे प्रोटॉन। ओके, तो यहां पे आपको दिख रहा है बच्चे, ये हमारा एनोड है। क्या है प्यारे बच्चों, दिस विल बी अवर एनोड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा है बच्चों एनोड। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चे कि इस एनोड से क्या हो रहा है बच्चे, अभी देखने को आपको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से देखो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं ना, यस निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे जो हमारी गैस है जिसे हमने हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में रखा, तो यहां से हमें देखने को मिला कि जो एनोड है उससे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ये रहा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हमने क्या कहा, प्रोटॉन। तो इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। अब हम बात करते हैं बच्चे कुछ प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कि प्रोटॉन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल होते हैं, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जो प्रोटॉन की नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे, उसका चार्ज, मतलब प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है बच्चे, जो हमारे प्रोटॉन होते हैं उनके ऊपर होता है बच्चे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम, है ना। तो प्रोटॉन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन के जितना ही चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम चार्ज था, और प्रोटॉन पे भी 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलोम चार्ज है। अब हम बात करते हैं बच्चे कि इसका मास क्या होता होगा, इस प्रोटॉन का भार क्या होता होगा बच्चे। इस प्रोटॉन का जो भार होता है बच्चे वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है ना। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये थी हमारी प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक। अब हम बात करेंगे बच्चे हमारी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। मैंने आपको बताया था न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चे। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ना ही इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये न्यूट्रल होते हैं। और मैंने बताया था कि जो हमारे न्यूट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं।
जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर हमें दो चीजें मिलती थी ना एटम के, कौन कौन सी चीज? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात करेंगे बच्चे कि जो हमारा न्यूट्रॉन है उसका चार्ज कितना होता है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, आइए जानते हैं। तो जो हमारे न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ना बच्चे, वो होता है नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं बच्चे मास ऑफ न्यूट्रॉन की, मतलब न्यूट्रॉन का मास कितना होता है। जो हमारा न्यूट्रॉन का मास होता है बच्चे वो प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन का मास भी 1.6 इंटू 10 की पावर -24 होता था ना, तो इसलिए न्यूट्रॉन का मास भी 1.6 इंटू 10 की पावर -24 होता है। बच्चे अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम को देखने की कोशिश करी, ठीक है ना, मतलब ये देखने की कोशिश करी कि एटम कैसा दिखता है। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे डाल्टन जी थे उन्होंने कहा था कि भाई हम एटम को तोड़ ही नहीं सकते, एटम इंडिविजिबल है, एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। बट बाद में वो उनकी थ्योरी गलत सिद्ध हुई। बाद में हमने देखा कि एटम को तोड़ा जा सकता है और एटम्स के अंदर से हमें तीन चीजें मिली थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स को डिवाइड करके देखा था वो थे हमारे थॉमसन जी। तो थॉमसन जी ने सबसे पहले अपना एटम का मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि एटम कुछ इस तरीके का दिखता है। तो आइए जानते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो जो हमारे थॉमसन जी थे बच्चे, उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या स्टूडेंट अपना जो मॉडल ऑफ एन एटम 1903 में दिया था, मतलब उनका फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम जो कि उन्होंने डिस्कवर्ड किया था वो 1903 में उन्होंने डिस्कवर किया था। ओके, और उस टाइम पे ना केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में ही हमें पता था, मतलब उस टाइम पे केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ही खोज हुई थी। उस टाइम पे हमें न्यूट्रॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब जानते हैं उनकी थ्योरी क्या थी। जो हमारे थॉमसन जी थे स्टूडेंट, उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है ना वो एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन का स्फीयर है, मतलब वो एटम जो है वो एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन का एक गोला है जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, ठीक है, एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था बच्चे। तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल क्या दिया था? उन्होंने पहले इसका एग्जाम्पल दिया था वाटरमेलन से। उन्होंने बोला था आप ऐसा समझ सकते हो कि जो एटम है वो बिल्कुल एक तरबूज की तरह दिखता है और तरबूज का जो लाल पार्ट है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन। क्या होते हैं बच्चे? वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो हमारा तरबूज का लाल पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे हम प्रोटॉन भी कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रोटॉन। ओके, और उन्होंने बोला था कि जो तरबूज के अंदर जो बीज धसे हुए हैं ना वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन बीज को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन का। समझ में आई? तो उन्होंने बोला कि जो हमारा एटम है वो तरबूज की तरह दिखता है जिसमें जो तरबूज का लाल पार्ट है वो एक पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन है और जो तरबूज का जो बीज है जो कि इसमें धसा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने बोला था कि मॉडल ऑफ एन एटम एक तरबूज की तरह दिखता है। इसका जो सेकंड एग्जांपल है बच्चों वो ये है कि जो थॉमसन जी थे उन्होंने कहा था कि जो हमारा एटम है वो बिल्कुल क्रिसमस के केक की तरह भी दिख सकता है, मतलब जो हमारा एटम है उसका स्ट्रक्चर या उसका मॉडल जो है बच्चे वो क्रिसमस के केक की तरह होता है जिसमें जो केक होता है बच्चे वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो केक है ना बच्चे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पुडिंग, यानी कि इसे हम कहेंगे ये जो केक है वो प्रोटॉन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन से बना, पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन से बना हुआ है। और उन्होंने बोला कि इस केक के अंदर जो चेरी धसी हुई होती है ना, चेरी लगी हुई होती है, वो क्या है बच्चे? वो इलेक्ट्रॉन है। ये जो चेरीज हैं वो क्या है? नेगेटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रॉन है। तो उन्होंने इस तरीके से अपना मॉडल ऑफ एन एटम दिया था।
जो थॉमसन जी ने दूसरी चीज कही थी बच्चे, वो ये कही थी कि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन हैं और जो हमारे नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या आपस में बराबर होगी। मतलब जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि उससे क्या होगा स्टूडेंट, अगर जितने पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे और जितने नेगेटिव चार्ज वाले होंगे अगर वो बराबर हुए तो पॉजिटिव चार्ज वाले नेगेटिव चार्ज वाले आपस में मिलकर एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे, मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बच्चे कि ये जो मेरा तरबूज है, अगर मैं इसके अंदर देखूं तो ये ऐसा दिख रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि थॉमसन जी ने कहा था कि जो एटम है वो वाटरमेलन की तरह है, तरबूज की तरह है। तो तरबूज में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, कुछ नेगेटिव चार्ज है। आइए जानते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाले क्या बराबर हैं, तो देखते हैं। तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके अंदर 10 पॉजिटिव चार्ज हैं और 10 नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि इसके अंदर 10 ही प्रोटॉन हैं और 10 ही न्यूट्रॉन हैं। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज वाले जो पार्टिकल हैं और नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स हैं वो दोनों बराबर हैं, तो इसलिए एक दूसरे का इफेक्ट न्यूट्रल कर देंगे और पूरा एटम न्यूट्रल हो जाएगा। बच्चे जो हमारे थॉमसन जी है ना, उन्हें फादर ऑफ मॉडल ऑफ एन एटम भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया था। अब हम बात करेंगे बच्चे कि हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया था। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताया, उनका नाम था रदरफोर्ड। और बच्चे उन्होंने ना पहले मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में बताने से पहले एक एक्सपेरिमेंट करा जिसे हम जानते हैं रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से। अब ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, आइए जानते हैं। तो रदरफोर्ड जी ने क्या किया बच्चे, एक गोल्ड फॉइल ली। क्या ली? एक गोल्ड फॉइल ली, जो कि आपको दिख रही होगी, ये रही हमारी गोल्ड फॉइल बच्चे। तो इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली और उसके ऊपर ना हीलियम से बने हुए अल्फा पार्टिकल मारे। किससे बने हुए? हीलियम से बने हुए छोटे छोटे अल्फा पार्टिकल मारे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स यहां से देखो बच्चे जा रहे हैं किस पे, जो हमारी गोल्ड फॉइल है यानी कि सोने की फॉइल है उस पे जा रहे हैं और उन्हें मार के देखा, ठीक है। तो बच्चे ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चे, किसके बने हुए हैं? ये हीलियम के बने हुए हैं, है ना। किसके बने हुए हैं? He यानी कि हीलियम। और ये अल्फा पार्टिकल में बच्चे पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा था रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली और क्या करा, अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉइल पे मार के देखे। उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों ली? उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए ली क्योंकि गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस होती है, मतलब गोल्ड फॉइल काफी ज्यादा पतली होती है, जिसके कारण जो अल्फा पार्टिकल है वो उसमें पेनिट्रेट करके निकल जाते हैं, यानी कि उसे चीरते हुए निकल जाते हैं। तो अब इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें क्या क्या हुआ अब वो हम जानेंगे। तो यहां बच्चों आपको दिख रहा होगा कि यहां से अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं, ठीक है ना। और यहां पे क्या हो रहा है, अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं, गोल्ड फॉइल से होते हुए वो चले जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब हम देखेंगे कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिली। बच्चों जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि बहुत से अल्फा पार्टिकल्स, है ना, यानी कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। जब हमने अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में मारा ना, तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए। जैसे कि देखो ये मार रहे हैं ना अल्फा पार्टिकल्स, देखो ये अल्फा पार्टिकल्स क्या जा रहे हैं, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। देखो बिल्कुल सीधे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो रही लाइन, बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, अब ये जानने की रदरफोर्ड जी को उत्सुकता हुई कि हम जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल में मार रहे हैं तो जो कुछ ज्यादातर जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ बच्चे? ऐसा इसलिए हुआ, रदरफोर्ड जी ने बताया, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारे एटम्स होते हैं ना उनके बीच में खाली स्पेस होता है। जो हमारे एटम होते हैं उनके बीच में खाली स्पेस होता है
उस स्पेस से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं और सीधे सीधे चले जा रहे हैं। मतलब जो हमारा एटम है ना बच्चे, इसके बीच में कुछ खाली स्पेस होगा, न्यूक्लियस और एटम के बीच में देखो इतना सारा स्पेस है ना, तो ये जो अल्फा पार्टिकल है वो इस स्पेस से निकल के बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे हैं। तो इनका जो ऑब्जर्वेशन था बच्चे कि कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे जा रहे थे, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एटम के बीच में क्या था, खाली स्पेस था। बच्चों जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड जी का ये था, उन्होंने देखा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल यानी कि 12,000 में से केवल एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो कि गोल्ड फॉइल से टकरा के, गोल्ड के एटम के साथ टकरा के वो बिल्कुल वापस उसी रास्ते वापस आ रहा था। ठीक है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चे कि ये आया है ना, और ये देखो टकरा के अल्फा पार्टिकल देखो टकराएगा, देखो टकराया और वापस चले गया। तो ये 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे था जो कि गोल्ड के एटम के साथ टकरा रहा था और बिल्कुल वापस उसी रास्ते वापस चले जा रहा था। अब क्वेश्चन ये था भाई ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट इसका रीजन ये दिया गया कि जो हमारा गोल्ड है यानी कि जो हमारा एटम है बच्चे गोल्ड का, उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है, एक चीज होती है जो कि है न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस। तो उन्होंने बोला कि जो एटम है उसके बीचों बीच, उसके सेंटर में बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल आता है बच्चे, तो अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है। जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारे न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के बीचों बीच टकराता है तो ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि सेम चार्ज एक दूसरे को धक्का देते हैं ना। तो ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है और ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से टकराए, एक दूसरे को धक्का दिया और वापस उसी रास्ते वापस चले गए। तो ये रीजन था बच्चे कि हमारे कुछ अल्फा पार्टिकल, 12,000 में से एक अल्फा पार्टिकल वापस उसी रास्ते वापस जा रहे थे। जो रदरफोर्ड जी की नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी बच्चे वो ये थी कि जब रदरफोर्ड जी ने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल मारे तो उसमें से ज्यादातर अल्फा पार्टिकल या कुछ अल्फा पार्टिकल स्टूडेंट डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब टकरा के इधर उधर चले जा रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? आइए देखते हैं बच्चे। देखो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं वो टकरा रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना, अभी देखना। तो बच्चे देखो अल्फा पार्टिकल आए, टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है क्या? जैसे कि यहाँ पे मेरा एक अल्फा पार्टिकल है, ये इधर आएगा और ये यहाँ से डिफ्लेक्ट होके कहाँ चले गया? इधर चले गया। ऐसे ही मेरा एक अल्फा पार्टिकल ये यहाँ पे आया और यहाँ से टकरा के क्या हो गया बच्चे? डिफ्लेक्ट हो गया। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड के एटम्स के साथ टकरा के डिफ्लेक्ट हो रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो हमारे अल्फा पार्टिकल थे वो भी पॉजिटिव चार्ज थे और जो हमारा जिससे वो टकरा रहे थे बच्चे, वो न्यूक्लियस के कॉर्नर से टकरा रहे थे। किससे? न्यूक्लियस के कॉर्नर से टकरा रहे थे। तो जब ये न्यूक्लियस के कॉर्नर से टकरा रहे थे तो अल्फा पार्टिकल में भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस में भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जिसकी वजह से सेम चार्ज होने के कारण इसके अंदर क्या आ रहा था बच्चे? रिपल्शन आ रहा था और ये अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे थे बच्चे? डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो ये अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके यहां चले गया। ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज वाला जब पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियस के साथ टकराएगा तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चे? डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपल्शन करेंगे। तो इस वजह से ये अल्फा पार्टिकल बच्चे अपनी पोजिशन से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। अब हम पढ़ेंगे बच्चे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बाद। तो एक्सपेरिमेंट से, जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उनसे हमें पता लगा था कि हमारे एटम के बिल्कुल बीचों बीच एक चीज होती है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है बच्चे? उस न्यूक्लियस के अंदर हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो ये उन्होंने कहा था कि हमारे बीचों बीच एक न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या मिलते हैं बच्चे? ये न्यूक्लियस मान लो, इसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। मान लिया ये रेड वाला प्रोटॉन है और ये क्या है बच्चे? न्यूट्रॉन है। तो इन्होंने ये कहा था न्यूक्लियस होता है एटम
एटम के सेंटर के मतलब जो एटम के बीचों बीच है उसमें न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड जी ने जो दूसरी चीज कही थी, उन्होंने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ओके, तो ये बात कही थी हमारी रदरफोर्ड जी ने, और उन्होंने बोला था कि ये जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन जो एक नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। मतलब ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं जिसके कारण क्या होता है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते रहता है। जैसे हमारे जो प्लैनेट होते हैं है ना, वो प्लैनेट क्या करते हैं बच्चे, घूमते रहते हैं ना बिल्कुल सन के अराउंड। तो क्या होता है बच्चे, वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अराउंड, फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में। तो जो हमारे रदरफोर्ड जी थे बच्चे, उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं ना। यस, बट हमारे एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी। उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करेगा या एक्सेलरेट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को लूज करेगा। तो इसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे। मतलब अगर कोई मेरे पास क्या है बच्चे, क्या है प्यारे बच्चों, अगर मेरे पास क्या है बच्चे, जैसे मेरे पास ये एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमेंगे तो क्या होगा बच्चे, ये अपनी एनर्जी लूज करेंगे, अपनी एनर्जी खो देंगे। तो क्या होगा बच्चे, एक ऐसी स्टेज आएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे वो क्या होंगे, न्यूक्लियस के पास जाते रहेंगे क्योंकि ये अपनी एनर्जी खोते जा रहे हैं ना, जिसके कारण क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर जाते रहेंगे और एक ऐसी स्टेज आ जाएगी ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे तो न्यूक्लियस के अंदर तो बच्चे प्रोटॉन होता है ना जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है, प्रोटॉन होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है बच्चे उसके अंदर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज आपस में न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे तो क्या होगा बच्चे, एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तारें जब आप मिलाते हो तो ब्लास्ट होता है ना। तो ऐसे ही जब ये प्रोटॉन, जो हमारा न्यूक्लियस है इसके अंदर जो प्रोटॉन है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अंदर चले जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा बच्चे, रिएक्शन होगी और एक ब्लास्ट होएगा जिसके कारण हमारा एटम क्या हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम था बोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये हमारे अगले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में कुछ बताया था। उन्होंने क्या बताया था बच्चे, इनका पहली थ्योरी ये थी, इन्होंने कहा था कि जो एटम है ना वो एक न्यूक्लियस से मिलकर बना है। मतलब एटम के बीचों बीच एक सब्सटेंस होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उन्होंने ये बात भी कही थी कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसी के अंदर एटम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब एटम का सारा भार न्यूक्लियस के अंदर होता है। आइए देखते हैं बच्चे, तो ये समझ लो हमारे पास एक क्या है, एल्युमिनियम का एटम है, ठीक है। इसमें बच्चे ये न्यूक्लियस है, क्या है ये, न्यूक्लियस। ओके, जो मैं सर्कल बना रहा हूं प्यारे बच्चों, ये है हमारा न्यूक्लियस। क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है। ओके, तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये जो रेड कलर वाली बॉल है ना, इसे मैंने नाम दे दिया प्रोटॉन का। क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन का। और जो ब्लू कलर वाली बॉल है इसको मैंने नाम दे दिया न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। तो ऐसा हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा न्यूक्लियस है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमारा
न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है, लाल कलर की बॉल प्रोटॉन है और जो ब्लू कलर की बॉल है वो न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के अंदर एटम का सारा मास होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो हमारा एटम है वो तीन चीजों से मिलकर बन रहा है। एक तो है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। बट जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना वो बिल्कुल नेग्लेजिबल होता है, जीरो के बराबर होता है। तो इसलिए जो हमारा एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा एटम का मास है वो न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलता है। ओके, इन्होंने अगली बात क्या कही थी? इन्होंने कहा था द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट सर्कुलर पैथ कॉल्ड द ऑर्बिट और फिक्स्ड एनर्जी शेल। क्या कहा था इन्होंने? कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, बट वो एक फिक्स्ड एनर्जी शेल यानी कि एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में चक्कर लगाते हैं। ये जो सर्कल है ना, इनके पास एक फिक्स्ड एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी कम पड़ने लगती है तो उसे इस सर्कल से एनर्जी मिल जाती है, इसलिए इसे हम फिक्स्ड एनर्जी शेल कहते हैं। तो क्या होगा बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूमेंगे तो उनकी एनर्जी लूज ही नहीं होगी, लूज होगी भी तो उन्हें फिक्स्ड एनर्जी शेल एनर्जी दे देंगे। ओके, तो इसलिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूमते हैं, जिसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं। अब जो इन्होंने अगली बात कही थी बच्चे, ये कही थी कि हर एक एनर्जी लेवल यानी कि हर एक एनर्जी शेल, हर एक फिक्स्ड एनर्जी शेल में एक फिक्स्ड एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रही होती है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे ना। जैसे ही वो अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे तो उन्हें फिक्स्ड एनर्जी, ये जो सर्कल है वो इन्हें एनर्जी दे देंगे। ओके, इन्होंने अगली बात कही थी कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? कि जो मेरा पहला सर्कल होता है यानी कि जो हमारा फिक्स्ड एनर्जी शेल होता है इसे हम कहते हैं K, जो हमारा सेकंड सर्कल है इसको हम कहते हैं L, जो हमारा नेक्स्ट सर्कल है इसको हम कहते हैं M शेल, है ना। तो ये हमारी K शेल, L शेल, M शेल या ऑर्बिट भी कह सकते हैं, K ऑर्बिट, L ऑर्बिट और M ऑर्बिट। बच्चे ऐसे ही इसके बाद अगर यहाँ पे M आ गया तो अगर इसमें अगला सर्कल होता तो वो N हो जाता। ठीक है, ऐसे ही अगला O फिर P, ऐसा होता है स्टूडेंट। अब बोहर जी ने ये भी बताया कि जैसे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, सेकंड शेल में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया कि पहले शेल में कितने आने चाहिए, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, थर्ड में कितने होने चाहिए, फोर्थ में कितने होने चाहिए। बच्चे उन्होंने इसका एक फॉर्मूला बनाया। वो फॉर्मूला क्या था बच्चे? वो फॉर्मूला था 2n²। ठीक है ना। तो उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया वो इस फॉर्मूले की वजह से किया, 2n²। मान लो अगर मेरे को पहले सर्कल में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 डाल देंगे इस 2n² में। तो जैसे ही हम n की वैल्यू इस 2n² में 1 डालेंगे तो 2 इंटू n की वैल्यू 1 डालेंगे 1 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब पहले शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अगर हम क्या करें बच्चे, सेकंड शेल यानी कि सेकंड सर्कल में देखना चाहें कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हम फिर से फॉर्मूला लगा देंगे 2n²। क्या लगा देंगे बच्चों, 2n²। तो यहां पे हम n की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2 इंटू n की वैल्यू n का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाता है बच्चे 4। तो 2 इंटू 4 हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। मतलब सेकंड सर्कल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हम अगले में मतलब मान लो थर्ड शेल में कितने आएंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, थर्ड शेल में 3, तो 2n² की बात करेंगे बच्चे। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, n की वैल्यू 3 डालेंगे ना तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 इंटू 9। मतलब जो मेरी थर्ड शेल है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है ना बच्चे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2n² के फॉर्मूले की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे कि पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले सर्कल में 8 आएंगे, अगले वाले थर्ड में 18, फिर उससे अगले वाले में कितने आएंगे बच्चे, 2n² रूल के अकॉर्डिंग डालेंगे। बट बच्चे ये चीज ध्यान रखना कि जो हमारा सबसे बाहर वाला शेल होगा उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है ना। जो हमारा सबसे बाहर वाला शेल होगा उसमें मैक्सिमम
8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये बात ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट, तो इसलिए जो हमारा लास्ट वाला है इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। बच्चे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि पहले वाले सर्कल में देखो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अगले वाले में 8, फिर इससे अगले वाले में 18, और लास्ट वाले में बच्चे मैक्सिमम 8 घूम सकते हैं। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है ना। अगर मान लो मेरे को 4th सर्कल में देखना हो, एग्जाम्पल अगर मेरे को 4th सर्कल में देखना हो कि कितने इलेक्ट्रॉन घूमने होंगे, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, और 2n स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 16 2 जो होता है 32, मतलब 4th शेल में क्या होंगे, 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसी तरीके से हम किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। बच्चे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं बच्चे? तो जब हमने क्या करे 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड कर दिए, तो हमें लगा कि यार इन्हें ना एक पीरियडिक टेबल में अरेंज करना चाहिए, क्योंकि इनकी एक एक करके स्टडी करना काफी ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए हमने क्या करा, जिस एलिमेंट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे और जितने प्रोटॉन थे, जिस एलिमेंट के एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे और जितने प्रोटॉन थे, हमने उसको उतना ही एटॉमिक नंबर दे दिया। एग्जाम्पल, अगर किसी एलिमेंट के एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हो या 1 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो जाएगा। अगर किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हो या 2 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 2 हो जाएगा। अगर किसी एटम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो या 3 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 3 हो जाएगा। ऐसे ही किसी एलिमेंट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हो या 4 प्रोटॉन हो तो उसका एटॉमिक नंबर भी 4 हो जाएगा। आइए इसे एग्जांपल से समझाता हूं, जैसे कि है बच्चों लिथियम एटम, है ना। तो जो हमारा लिथियम है बच्चे, इसके अंदर कितने हैं प्रोटॉन, कितने हैं बच्चे, 3 है। कितने प्रोटॉन है प्यारे बच्चों, 3 प्रोटॉन है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। तो इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर होगा बच्चे, इसलिए जो इसका एटॉमिक नंबर होगा बच्चे, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है बच्चों, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। मतलब एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चे एटॉमिक मास के बारे में। बच्चों एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, किसी भी एटम के मास को हम एटॉमिक मास कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा एटम होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, 0 होता है बच्चों। तो इसलिए जो हमारा एटम का मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो इसलिए जो एटॉमिक मास होता है बच्चे, वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो इसलिए जो हमारा एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है बच्चे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहां लिख देता हूं कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चे, दैट विल बी द इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, पता चल गया ना बच्चों, अभी बताया था आपको। ओके, आइए कुछों का एटॉमिक मास निकालना सीखते हैं, कुछ एलिमेंट्स का। तो बच्चे जैसे एग्जांपल है हमारे पास कार्बन, है ना। तो जो हमारा कार्बन है इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 6। कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर, 6 एटॉमिक नंबर होता है बच्चे कार्बन का, कितना, 6 होता है, ठीक है ना। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 6 होता है। ओके, तो मैंने बताया था कि जो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारे कार्बन में प्रोटॉन कितने होते हैं बच्चे, 6 होते हैं, ठीक है ना।
बट हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, 0 के बराबर होता है, तो उसलिए इसका मास काउंट नहीं करते, केवल हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास काउंट होते हैं, क्योंकि हमारा एटम 3 चीजों से मिलकर बना है ना बच्चे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है तो बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो इसलिए जो एटॉमिक मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के जोड़ के बराबर होता है। तो यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं बच्चे, 6 हैं, और इसके अंदर बच्चे जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो भी 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। अगर मेरे को इसका एटॉमिक मास निकालना हो तो मैं क्या कर दूंगा, बताया था ना, एटॉमिक मास इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस में मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो मैं क्या कर दूंगा, इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दूंगा, 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया, तो इसलिए इसका एटॉमिक मास 12 होगा। हम ये भी कह सकते हैं बच्चे, मैंने बताया था कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना बच्चे, हम उसे एटॉमिक नंबर के डबल लिख देते हैं जनरली, है ना, क्योंकि ज्यादातर एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होते हैं वो एटॉमिक नंबर के डबल आते हैं। जैसे इस कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो इसका एटॉमिक मास इसका दुगना हो गया, कितना बच्चे, 12। ओके, आइए थोड़ा ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है बच्चे, 8 है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा बच्चे, इसका दुगना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसका दुगना, वो कितना हो जाएगा बच्चे, 16। एटॉमिक मास कितना हो जाएगा इसका, 16। बट कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है बच्चे वो दुगने से एक ज्यादा भी आ जाता है, ठीक है ना, वो कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा सोडियम बच्चे, क्या, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है बच्चे वो होता है 11, बट जो इसका एटॉमिक मास होता है वो होता है दुगने से एक ज्यादा, 23, ठीक है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है, या तो एटॉमिक मास सीधा दुगना होगा एटॉमिक नंबर का, या दुगने से एक ज्यादा होगा। और दुगने से एक ज्यादा किस किस का होता है, जैसे कि सोडियम हो गया और क्लोरीन हो गया, मेनली यही कुछ एलिमेंट्स है बच्चे जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और उसका एटॉमिक मास होता है दुगने से एक ज्यादा, यानी कि 35। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है आइसोटोप्स। बच्चों आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये एक ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ओके, इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइए जानते हैं बच्चे, जैसे कि आपको ये फिगर दिख रही होगी, मेरे पास ना हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है। क्या है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, मतलब एक ही एलिमेंट के 3 अलग अलग टाइप्स के एटम्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन के 3 अलग अलग टाइप के एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से हैं बच्चे। पहला होता है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये दिस वन इज प्रोटियम, इसे हम कहते हैं बच्चों प्रोटियम। जो हमारा दूसरा आइसोटोप्स होता है हाइड्रोजन का, उसे हम कहते हैं बच्चे ड्यूटेरियम, ये रहा ड्यूटेरियम। और जो हमारा तीसरा है बच्चे, वो है तीसरा आइसोटोप, इसे हम कहते हैं ट्रिशियम। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्रिशियम। अब इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 1, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर, बट इनके एटॉमिक मास अलग अलग होते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं एटॉमिक मास की बात करूं, ये रहा हमारा एटॉमिक मास, तो इस वाले का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चे, प्रोटियम का होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है ना। इसका जो एटॉमिक मास है बच्चे 2 होता है, इसका दुगना, है ना। और जो ट्रिशियम होता है उसका जो एटॉमिक मास है बच्चे वो होता है 3। क्या होता है बच्चे, 3 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है। हाइड्रोजन इसका भी 1 है, इसका भी 1 है एटॉमिक नंबर है, इसका भी 1 है, बट इनके एटॉमिक मास डिफरेंस है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एक आइसोटोप्स है क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट इनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब हम बात करेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल जिसका नाम है क्लोरीन, ठीक है ना। तो आइसोटोप्स का जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है क्लोरीन, मतलब इसका भी एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास अलग अलग होता है। आइए देखते हैं कैसे। तो जो हमारा क्लोरीन होता है बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो इसका भी, इस क्लोरीन का भी 17 है, इस क्लोरीन का भी 17 है,
इस क्लोरीन का भी एटॉमिक नंबर 17 है। ये 3 क्लोरीन के एटम्स हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे से अलग हैं। किस बेसिस पे? इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, इनका एटॉमिक नंबर सेम है। तो एटॉमिक नंबर ये हो गया। एटॉमिक मास देखते हैं बच्चे। इस वाले क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है बच्चे वो है 35। क्या है बच्चे? वो 35। ओके, तो और इस वाले क्लोरीन का है 36, इस वाले क्लोरीन का है 37। तो यहां हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है, देखो ये सारे 17 17 17 सेम है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चे कि जो हमारे एटॉमिक नंबर है वो क्या है बच्चे? देखो ये रे सारे के सारे वो क्या है? सेम है। और यहाँ पे जो इनका एटॉमिक मास है 35 36 37 क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे ये एक आइसोटोप्स है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे हमारा नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है आइसोबार्स। बच्चे आइसोबार्स क्या होते हैं स्टूडेंट? ये एक ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका सेम एटॉमिक मास होता है बट इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। ये आइसोटोप्स के उल्टे होते हैं बच्चे। इनका एटॉमिक मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। आइए इसका एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चे। इसका एग्जाम्पल है आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये जो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है बच्चे, ये एक ऐसे एलिमेंट है जिनका एटॉमिक मास सेम है बट एटॉमिक नंबर अलग अलग है। आइए देखते हैं कैसे। इधर देखो बच्चे कि ये जो मेरा आर्गन है ना, ये जो एटॉमिक नंबर की बात करें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19 और कैल्शियम का होता है बच्चे 20। ओके, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक मास की। तो जो हमारे आर्गन का एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बच्चे? इसका होता है 40। कितना होता है प्यारे बच्चों? 40। और इनका क्या होगा बच्चे? इनका भी एटॉमिक मास 40 होता है, पोटेशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों के एटॉमिक मास तो बच्चे बिल्कुल सेम है ना, 40 40 40, बट इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, 18 19 और 20। क्या है? 18 19 और 20, ठीक है ना। तो यहां हमें देखने को मिल रहा है कि इनके एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक मास सेम है, इसलिए इसे हम आइसोबार्स कहते हैं।